कि जैसे मैं पिछले उसमें सुन रहा था कि हम काफ़ी जो काम करते हैं उनमें हम बच्चों के अधिकार, बच्चों की समस्या, उन पर भी काम करते हैं, नहीं करते हैं? अपने क्षेत्रों से काफ़ी बच्चों की भी समस्याएं हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई तो अलग है, पर काम से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा है ना, बच्चों के अधिकारों को लेकर। तो एक तो हमारे बीच में ध्रुव जी हैं जो बाल संरक्षण, उदयपुर बाल संरक्षण समिति है, उस बाल कल्याण समिति उसके अध्यक्ष है। तो एक तो ताली बजा के पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय भी दे देता हूँ और थोड़ा ग्रुप के बारे में बता देता हूँ क्या अपेक्षा है हमारी। तो आप काफी लंबे समय से बच्चों के मुद्दों से, बच्चे के संरक्षण की जो पूरी वो है संरचना, उससे जुड़े हुए हैं। अभी आप लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ पे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उदयपुर से हैं, और अब भीलवाड़ा में भी पूरा एक टर्म 3 साल का आपने एक सदस्य के रूप में वहाँ पर निकाला है। तो ये, और उससे पहले भी आपका जो अपना जो इंटरेस्ट है वो बच्चों के अधिकार, बाल श्रम या बच्चों के संरक्षण, उनके पुनर्वास, इस तरह के मुद्दों पे आपका काम रहा है। तो ये है कि हमारा जो अपना क्षेत्र है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि काफी छोटी उम्र में बच्चे काम करने के लिए, शिक्षा से दूर हो जाते हैं और काम करने के लिए अलग अलग रूप में व्यवस्थाओं में आ जाते हैं, जिससे उनका जो सही विकास है या जो सही कम बचपन का विकास है वो नहीं हो पाता है। और वही जो पूरा जो हमारी ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों के जो अधिकार हैं उसको इंश्योर करना सिर्फ माता पिता की बात नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो माता पिता की तो है ही है, पर उसमें समाज और सरकार और उसके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है पूरा, उतना वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ा होकर वो उसी समाज का हिस्सा बनने वाला है। ये नहीं कहते कि इनका बच्चा ये जाने, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसी समाज का हिस्सा बनेगा। अच्छा बनेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, बुरा बनेगा तो सबके लिए, समाज के लिए बुरा भी होगा। तो इसीलिए बच्चों की व्यवस्था के लिए सरकार ने भी बहुत अलग अलग तरीके बना रखे हैं, बहुत अलग अलग समितियां बना रखी हैं, और ये जिम्मेदारी जो सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों के साथ उनके अधिकारों को हानि हो, उनके संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार उसमें क्या कर सकती है। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, समाज क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, इन सबकी अलग अलग भूमिकाएं इसमें बनी हुई हैं। तो ध्रुव जी से हमारी अपेक्षा यही है कि थोड़ा सा एक तो बाल अधिकार और बाल श्रम और इसके बारे में थोड़ी जो उसकी जो अलग अलग समस्याएं हैं उसके बारे में भी बताएं, और ये जो बाल कल्याण समिति है उसका क्या काम होता है, वो कैसे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। हम लोग जो आप सब लोग चूंकि समाज में काम करते हैं, अलग अलग अपने क्षेत्रों से आए हैं, अपने समुदाय से सीधे जुड़े हुए हैं, आप और बाल कल्याण समिति साथ में मिलकर कैसे काम कर सकती है, या कौन सी चीजें जिनमें आपकी भूमिका हो सकती है जो बच्चों के अधिकारों को या बच्चों के हितों को संरक्षित करने में आप भी सुनिश्चित करें। तो मैं जैसे आपको अभी बता दिया था कि आप लोग उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं। ज्यादातर लोग उदयपुर जिले के हैं, जिनमें आपका खेरवाड़ा, सलूम्बर, जल्लारा, फिर आपका इधर गोगुंदा, सायरा, इन ब्लॉकों से हैं। और इसके साथ साथ में अगर डूंगरपुर में कहें तो सावला और आसपुर ब्लॉक से लोग इसमें हैं, बांसवाड़ा में कुशलगढ़, सज्जनगढ़, घाटोल से हैं, और सिरोही में पिंडवाड़ा से हैं। और आप सब लोग जो आमतौर पर उसी समुदाय से आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले खुद श्रमिक रहे हुए हैं और आप गाँव में अपना अपना कुछ काम करते हैं, और पिछले काफी समय से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भूमिका है वो एक पैरालीगल वर्कर के तौर पे है, और पैरालीगल वर्कर की भूमिका एक कानूनी जानकारी समुदाय में कैसे वो विस्तार कर सकते हैं, कैसे वो बढ़ा सकते हैं, और उनके जो मुद्दे हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं, या जो संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, थाने में जाना है कि किसी विभाग में जाना है, कहाँ पे जाना है, कलेक्टर में जाना है, बीडीओ के पास जाना है, तो उसमें काफी मदद आप लोग उनके साथ में करते हैं। तो एक तो जागरूकता जानकारी का काम तो करते ही हैं, और जो बैक सपोर्टिंग का काम है वो भी आप लोग काफी करते हैं। तो मैं अब हवाले करता हूँ मंच को ध्रुव जी के। थैंक यू। आप अगर बोर्ड यूज करना चाहें तो नहीं, बोर्ड कोई मेरी आवाज आ जाएगी, सब तक आ जाएगी शांत हो। आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर आजीविका ब्यूरो से आदरणीय संतोष जी पुनिया और आप सभी प्रतिभागी गण, सबको देख करके एक जगह मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने सेवा का क्षेत्र चुना और इतने आप वॉलंटियर्स हैं। जैसा बता रहे थे संतोष जी कि आप हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो वॉलंटियर शब्द ही अपने आप में बड़ा आदरणीय शब्द है कि आप सभी अपनी स्वेच्छा से सेवा को आप सबने चुना है। तो दिल से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है मेरी तरफ से कि आपने एक बहुत पुण्य का काम चुना है। जिंदगी में आए और चले गए, ये तो पशु भी कर लेता है कि मनुष्य में और पशु में भगवान ने तो संरचनाओं में वैसी ही एक चीज रखी है, लेकिन हम अपने आप को अलग करते हैं।
पशुओं से हम अपने आप को अलग करते हैं। बहुत सी चीजें हैं, पशु भी जीवन जन्म लेता है, अपना जीवन का एक चक्र पूरा करता है, संतान पैदा करता है, खाता है, पीता है और अपना जितना योगदान देना होता है उतना देता है। हम भी यही करते हैं। लेकिन पशु अपने समाज को कुछ नहीं देता है, अपने समाज के लिए कुछ नहीं करता है। वो सहायता, सहयोग या समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता है। वो एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है। तो हमारी जो सामाजिक कार्य करने की जो एक सोच है, सामाजिक उत्थान की जो एक चीज है, वही हमें श्रेष्ठ घोषित करती है, हमको श्रेष्ठ बनाती है। और इसी श्रेष्ठता को चलते हुए हम मानव है, मनुष्य हैं और चांद तक पहुंच गए हैं, समुद्र की अथाह गहराइयों तक पहुंच गए और वहां से बहुत सी ऐसी चीजें हमने निकाल ली है। समुद्र का भी हमने मंथन कर लिया है आप सभी। तो इस तरह से आप चलो, अच्छा है कि इस काम को आपने चुना है, बढ़िया है। मेरा विषय बाल संरक्षण को लेकर के है। मेरा नाम ध्रुव कुमार करिया है। मैं जिला बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ, शॉर्ट में जिसको CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसलिए अधिकतर आपने शॉर्ट नाम ही सुना होगा, CWC। CWC कहते हैं ना, जब बच्चे कहीं पे भी किसी उसमें बच्चों को करके जब गृह में लेते हैं तो आपके यहाँ पे पहले पेश होते हैं और जब वापस माता पिता को स्वीकृत किया जाता है तो आपके माध्यम से किया जाता है। तो मैं CWC के बारे में आपको बता दूं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, ठीक है। तो ये बाल कल्याण समिति ग्रामीण स्तर से शुरू होती है, मतलब जो ग्राम पंचायत है वहां पे भी होती है। इसको कहते हैं ग्राम बाल कल्याण समिति, जिसके अंदर सरपंच आपके वहाँ का अध्यक्ष होता है, वार्ड पंच उसके मेंबर होते हैं, वहाँ से कोई स्कूल है तो उस स्कूल के अध्यापक भी उसमें मेंबर होते हैं, वहाँ से जुड़े हुए NGO उसमें मेंबर होते हैं। इस तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। फिर ब्लॉक स्तर पर होती है, जिसमें प्रधान अध्यक्ष होता है। वहाँ पे जो प्रधान साहब हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, BDO उसका सचिव होता है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ऐसे ही जिले पर भी एक समिति होती है, उसको कहते हैं जिला बाल कल्याण समिति। तो मैं उदयपुर जिले का अध्यक्ष हूँ, जिला बाल कल्याण समिति, जो विधि द्वारा स्थापित एक न्यायपीठ है। वो अलग है, ये जिला स्तर पर है, वही उसको न्यायपीठ की शक्तियाँ प्राप्त है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती है CWC को, जिला बाल कल्याण समिति को। बच्चों से जुड़े हुए समस्त मुद्दे, जितने भी कोई भी मुद्दे बाल संरक्षण के हैं, वो जिला बाल कल्याण समिति का जुरिडिक्शन का विषय है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बच्चे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है। हमारे लिए बच्चा जो है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण कि बच्चा हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। हम कहते हैं ना आधी आबादी, आधी आबादी महिलाओं को कहते हैं ना, महिलाओं के लिए अधिकतर यूज करते हैं आधी आबादी, जबकि आधी आबादी बालकों की है। हमारा जनसंख्या का प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो 43%, 43% बच्चे हैं हमारे। तो लगभग आधी आबादी बच्चों की है। और यदि हम बच्चों के अधिकार की बात नहीं करें, बच्चों की कानून की बात नहीं करें, बच्चों की विकास की बात नहीं करें, तो समझें कि हम बहुत ही पिछड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी नींव है। उस नींव को हम जैसा तैयार करेंगे, आने वाला समय वैसा ही होगा। आने वाला जो समाज बनेगा वो तो उन्हीं बच्चों से बनेगा। तो इसलिए उनके बारे में सोचना, उनके बारे में काम करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हम सामाजिकता का काम जब कर रहे हैं तो पहले हमें बच्चों के लिए सोचना चाहिए। तो आपकी संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आजीविका ब्यूरो को भी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और समाज की जड़ों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं तो समझता हूँ आप सभी गाँव से आए तो समाज की जड़ें हैं। हम हाई लेवल पर बैठ के बहुत सी बातें कर लेते हैं, केंद्र लेवल पे बजट सैंक्शन होता है। आपको पता है राजस्थान सरकार में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 100 करोड़ का बजट दिया, बाल संरक्षण के लिए 100 करोड़ का बजट दिया। लेकिन अफसोस है कि वो 100 करोड़ ऊपर वहाँ आंकड़ों में है, अखबार में भी पढ़ा है, लेकिन वो हम तक कहीं जड़ों तक नहीं पहुँचते हैं। तो ये आप तो जड़ें हैं उनकी, ये मुझे जान के बहुत देख के मुझे खुशी हुई
कि चलो आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से इस ट्रेनिंग से भाव लेके भी चले जाएं। बजट तो अलग विषय है खैर, लेकिन ये भाव भी लेके चले जाए ना बाल संरक्षण का, तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग सार्थक है, मेरा यहाँ आना सार्थक है। तो इतनी हमारी जनसंख्या है, 43% हमारे बच्चे हैं और बच्चे ही हमारी भविष्य की एक नींव है, हमारी निधि है, हमारी ताकि है। इसलिए इसके बारे में तो हम जैसे सोचते हैं इसे वर्ल्ड लेवल पे भी सोचा गया और विश्व में यूएनए ने ऐसी मीटिंग करके कहा यार हम जो जितनी भी कानून की बातें कर रहे हैं बड़ों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो बच्चे तक तो न तो न्याय पहुंच रहा, ना बच्चा अपनी बात कह पाता है कि बच्चा यदि पीड़ित है तो वो अपनी बात स्पष्ट कर ही नहीं पाता है, वो कह भी नहीं पाता है। तो बच्चा बहुत उपेक्षित हो रहा है, ऐसा महसूस किया गया हमारे यूएनओ के द्वारा। तो उन्होंने एक मीटिंग करके उसमें सभी देशों को बुलाया और उसमें लगभग 194 देश शामिल हुए, 194 देश उसमें शामिल हुए। सभी देशों ने सहमति दिखाई कि भी ठीक है हम बच्चों के लिए अलग कानून बनाएंगे। तब से ही बच्चों का अलग कानून बना और हमारे भारत में भी 1992 में हमने 11 मार्च 1992 को अलग कानून हमने स्वीकार कर लिया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम JJ किशोर न्याय अधिनियम की हमने नींव डाली और भारत में भी ये अलग से कानून बन गया जिसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम। फिर अधिनियम में बहुत सी आवश्यकताएं महसूस करते गए और संशोधन करते गए और उसी के तहत जो उसकी धारा है धारा 29 के तहत जिला बाल कल्याण समिति का गठन हुआ जिसको कहते हैं CWC। समझ में आ गई? उसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये 5 मिलके एक न्यायपीठ बनती है, जूरी है ये। वो जूरी बच्चों के संरक्षण, बच्चों के न्याय, बच्चों की मानव अधिकार इनके ऊपर काम करती है। आपकी दृष्टि में कोई भी ऐसा बच्चा आता हो कि जिस बच्चे को आपको लगे कि यार ये बच्चा उपेक्षित है, पीड़ित है या इसको संरक्षण की आवश्यकता है, तो आप जिला बाल कल्याण समिति से जुड़ सकते हैं, CWC से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का अर्थ ये कि उस तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, तो उस बच्चे को निश्चित रूप से आवश्यक सहायता मिलेगी। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता नहीं हो, जिसके माता पिता है लेकिन साहब बहुत ही है तो पिता उसका कुछ काम धाम करता नहीं है, दारू पीता है, या पिता ऐसा कोई बीमारी से ग्रसित है, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है, माँ नाता चली गई है, अब बच्चों के माँ है नहीं है, पिता कुछ परवाह कर नहीं रहा है, तो ऐसा कोई भी आपको दिख जाए बच्चा, तो आप जिला बाल कल्याण समिति से संपर्क कर सकते हैं, CW से संपर्क कर सकते हैं, तो तुरंत उस बच्चे तक सहायता पहुंचेगी। हमारी न्यायपीठ इस बात का निर्णय करेगी कि हम इसको क्या सहायता दे सकते हैं। सहायताएं 2 प्रकार की सहायताएं हैं कि एक तो उसको किसी राजकीय योजना से जोड़ दिया जाए। राजकीय ऐसी योजनाएं हैं, आपकी जानकारी में है कि नहीं है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। ऐसी कुल 7 योजनाएं, उसमें से आपने नाम भी सुना होगा, पालनहार योजना सुना है? पालनहार योजना आप में से किसी ने जोड़ा क्या पालनहार योजना से? पालनहार योजना लोगों को जोड़ते हैं बच्चों को। देखो काफी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं आप। उससे पहले भी जो चीज थी ना कि हम अपने आसपास जो देखते हैं और कई बच्चे जिनका हम बार बार कारण ही बताते हैं वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए बाहर जाते हैं कि घर में कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी मजबूरी में मतलब जबरदस्ती उस बच्चे को जाना ही पड़े। उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। जब तक वो बच्चा बड़ा होता है तब तक के लिए उसके संरक्षण की, उसकी पढ़ाई की, उसके रख रखाव की पूरी व्यवस्था है। तो आपकी अगर जानकारी में कोई ऐसा हो तो आप आराम से आप अपना नंबर भी शेयर कर देंगे बाल कल्याण समिति का, तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या आप वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ से सब व्यवस्था सूचना पहुँच जाती है। सूचना की दिक्कत नहीं है, खाली हमारे जहन में होना चाहिए कि हाँ ये सही, ये चीज़ है, इसको पहुँचाना है। बस यही आपके भीतर यदि ऐसा जज्बा है कि यार मेरे आसपास जहाँ से भी आप आए हैं मैं एक भी बच्चे को पीड़ित नहीं देखूंगा, आपकी ये चीज़ को मेरे यहाँ बच्चों का विकास में मैं सहायक बनूंगा, और आप यदि सहायक बन गए हैं तो सरकारी तंत्र इतना सक्षम है कि उन बच्चों को निश्चित रूप से सहायता मिल ही जाएगी। आप जिला बाल कल्याण समिति को फोन कर सकते हैं। जिला बाल कल्याण समिति का फोन प्रत्येक थाने में लिखे रहते हैं। आपके वहाँ थाना तो जरूर होता ही है, जहाँ से भी आए हैं, जैसे से आए हैं, आप सायरा से आए हैं,
सलूम्बर से आए हैं, जहाँ भी हैं वो पुलिस थाना होता है। पुलिस थाने में प्रदर्श बोर्ड पर बाकायदा जिला बाल कल्याण समिति के 5 मेंबरों के नंबर होते हैं। उसमें से आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं कि साहब बच्चे को ये ज़रूरत है। तो बच्चा जिसको आपको लग जाए कि ये बच्चा पालन पोषण की कमी है इसकी, कोई बच्चा ऐसा भी लग जाए यार ये कुपोषित बहुत दिख रहा है, क्या बात है, तो भी आप बाल कल्याण समिति को सूचना दे सकते हैं। हम वहाँ संबंधित जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को लिख के बच्चे के पोषण की भी हम व्यवस्था करवा सकते हैं। पूरी ऐसी व्यवस्था जिला बाल कल्याण समिति के पास ऐसा तंत्र होता है जिस तंत्र के माध्यम से बच्चे को पूरी सहायता पहुंचाई जा सकती है। अब ऐसा बच्चा मिल जाए कि साहब जिसके पालन पोषण तो ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन उसके पिताजी उसको बहुत ज़्यादा मारकूट करते हैं उसके साथ, या उसकी माँ करती है, चाहे सौतेली माँ है वो कर रही है, बच्चा उपेक्षित है, तो भी आप जिला बाल कल्याण समिति को सूचना दे सकते हैं। बच्चे के मानवाधिकार का कहीं भी हनन आपको महसूस हो रहा है तो भी आप बच्चे को न्याय दिला सकते हैं। पालन पोषण के लिए भी आप जिला बाल कल्याण समिति को कह सकते हैं कि यार ये बच्चा है, अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, या है होते हुए भी ये बच्चा, या कोई ऐसा बच्चा जो असभ्य रोग से पीड़ित है, आपको यूँ लग रहा है यार इसके बेचारे के ऐसी बीमारी हो गई है जैसे उसके एड्स हो गया, अब वो एड्स का पीड़ित बच्चा है, तो ऐसा कोई असाध्य रोग से भी कोई बच्चा पीड़ित है और आपकी दृष्टि में आता है तो भी आप जिला बाल कल्याण समिति को बताएं, उसकी व्यवस्था होती है। 2 तरह से हम व्यवस्था करते हैं। आपकी सूचना हमारे तक बच्चे की आई है, पालन पोषण की आई है, अथवा न्याय की आई है, अथवा उसको संरक्षण की आई है, तो हम या तो उसको सरकारी योजना से जोड़ सकते हैं, वहाँ सारे अधिकारी वर्ग है, योजना से नहीं जुड़ रहा है कोई बच्चा ऐसा साहब उसको नहीं तो पालनहार का लाभ मिल रहा है, नहीं कोई पालनहार उसका लेने वाला है, तो ऐसे होम्स बने हुए हैं, ऐसे ग्रह बने हुए हैं जिन ग्रहों में बच्चों को हम रखवा सकते हैं। और हमारे उदयपुर में तो 21 होम हैं। कितने होम हैं? 21 होम है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी है, आपके जाडोल में है, कोटड़ा में है, सेमारी में है, इधर मावली में है, और उदयपुर शहर में तो है ही, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी है, जाडोल में है, ओगड़ा में है, तो वहाँ भी है, और इसके अलावा शहर के अंदर भी कुल मिलाकर के 21 ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों में बच्चों को रहना, खाना, पीना, पढ़ना, सारी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं बच्चे की। तो बच्चे का पूर्ण विकास हो, बच्चे को अपने मानवीय अधिकार का हक मिले। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की संरक्षण की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संरक्षण की। बच्चे की हम बात करते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे, लेकिन बच्चे सुरक्षित रहने के साथ साथ बच्चे का बचपन सुरक्षित रहना चाहिए। आपने नाम सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन, नाम सुना ना? बचपन बचाओ आंदोलन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, जो उसके आंदोलन के संस्थापक है, उन्होंने ये किया है। तो एक बहुत अच्छा उनका शब्द वो जो है बचपन बचाना है। बच्चा तो बच रहा है, चलो बच्चा तो ठीक है, बच्चा मजदूरी करके भी बच रहा, वहाँ चला गया मजदूरी, यहाँ से बाल श्रम में चला गया, वो वहाँ पर खाना भी उसको मिल रहा है, रहने को सोने को भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, उसके जीवन भी बच रहा है, लेकिन क्या नहीं बच रहा है? उसका बचपन खत्म हो गया। कि उसका बचपन तो खत्म हो गया, कि उसका जो बचपन है, उसका मुस्कुराने का समय है, उसका खेलने का समय है, आनंदित होने का समय है, वो खत्म हो गया। तो आप कहोगे यार क्या है, खेल के क्या करना? बहुत से लोग कहते हैं काम सीखेगा, काम सीखी हुआ है। काम सीखना नहीं है। आपको पता है साइंस ने बिल्कुल खोज की है, रसिया के अंदर वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया कि बंदर के बच्चे लिए, उन्होंने छोटे बच्चे बंदर के लिए जन्म दे लेकर के उनको नकली बंदरियों के पास छोड़ दिया। प्लास्टिक की नकली बंदरियाँ, लगता है बंदर ही है, वो बच्चे उनके चिपक रहे हैं, उनका फीड भी दूध का ऐसा सिस्टम किया, उनकी बोतलें दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं उनको। लेकिन जब वो बड़े हुए, साइंस ने उनका परीक्षण किया, आईक्यू टेस्ट किया, तो वो मेंटली सारे बच्चे विकृत थे, उनका मानसिक विकास ही नहीं है। ये फैक्ट बात है, साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि उनका बचपन नहीं, बचपन जो माँ से मिलना चाहिए, पिता से मिलना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट उनका हुआ ही नहीं। तो यही बात है कि हमारे बच्चे चले गए, बाल श्रम में चले गए, काम सीख रहे हैं, लेकिन उनका जो मानसिक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। तो हम जब बाल संरक्षण की बात करते हैं तो बच्चों का
भौतिक यानी शारीरिक विकास तो हो ही हो, उसके साथ उनका मानसिक भी हो, उनका भावनात्मक विकास भी हो और बौद्धिक स्तर भी उनका विकसित हो। और ये विकसित जब भी होगा जब उनका बचपन बचेगा। प्रकृति ने जो बनाया है सिस्टम, वो इसीलिए बनाया कि उस बचपन में वो डेवलप होना चाहिए। अब आज विज्ञान कहता है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, उसकी इम्यूनिटी विकसित होगी। बाकी उसकी इम्यूनिटी विकसित ही नहीं होगी कि शुरू से आपने उसको बाहर अंदर रखा है, उसको पानी भी ऐसा पिलाया, बिल्कुल बिस्लरी का ही पानी पिलाया, उसको मिनरल वाटर ही दिया, उसको दूसरा सादा पानी कभी पीने को नहीं दिया, मिट्टी में कभी पाँव ही नहीं रखा, तो उसका शरीर का जो एंटीबॉडीज विकसित ही नहीं होगी, उसमें रोग को लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी। कभी भी भूले चुके अगर उसके शरीर में कोई परजीवी प्रवेश कर गया तो उसके शरीर में वो परजीवियों से लड़ने की जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में, वो है ही नहीं। वो सेम है कि हमारे जैसे सेना तो है, हमारा जो शरीर होता है इसके अंदर भी पूरी एक सेना है। आप सभी पढ़े होंगे साइंस के अंदर, जानते हैं कि हमारे एंटीबॉडीज ऐसी है जो बाहर से जब कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है उसको लड़के खत्म कर देती है, लेकिन वो प्रैक्टिस में ही नहीं है। जैसे हमारी सेना का युद्धाभ्यास कराते ना, युद्धाभ्यास होना चाहिए ताकि वो कभी युद्ध के समय में उनके काम आएगा। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। तो यही बचपन के अंदर जरूरी है कि उसके बचपन में ये सारी चीजें आवश्यक है, इसलिए उसके लिए खेल भी जरूरी है, शारीरिक खेल भी जरूरी है, मानसिक भी जरूरी है। स्कूलों में जब बच्चा जाता है तो स्कूल में खाली पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ना चाहे शुरू कर दिया, सब ऑनलाइन पढ़ लो, कंप्यूटर पर पढ़ लो, नॉलेज ही नहीं लेना है। ये सारी चीजें उसको समूह के साथ रहना सीखना है, एक दूसरे का इंटरेक्शन सीखना है कि बच्चा कैसे दूसरे से बात करेगा। इसलिए स्कूलों में कराते हैं ना, प्रतियोगिता करवा रहे हैं, उसमें कभी भाषण की करा रहे हैं, कभी संगीत की करा रहे हैं, कभी कबड्डी खिला रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं। ये क्या है, उसका बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसका शरीर भी विकसित हो रहा है, उसकी भावनात्मक विकास हो रहा है, समूह के साथ कैसे इंटरेक्शन बातचीत कैसे करेगा, क्या उसके अंदर एक दूसरे के सहयोग के भाव आएंगे, ये सारी चीजें हमें उस बच्चे के अंदर विकास करने की जरूरत है। तो ये ऑल ओवर बाल संरक्षण की बात है कि बाल संरक्षण का मतलब बच्चे को शारीरिक रूप से या बच्चे को सुरक्षित या एक पिंजरे में ही निकालना है, उसको खोलना है, इसको पूरा विकसित करना है। वो तो सेम फूल की तरह, फूल होता है ना, खिलता है फूल, तो उस खिलने में वो धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। आप उसको बंद कर दें, वजन डाल देंगे तो क्या होगा, कुंबला जाएगा, विकसित नहीं होगा। तो ऐसे ही बच्चा है हमारा, वो विकसित नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, गाड़ी चलाते समय आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाते हैं आप, और वो आप पहनते नहीं, चालान बना देते हैं कि नहीं पहना, चल 100 रुपये का 200 रुपये का आपको बढ़ गया, 100 से ज़्यादा हो गया, तब जा करके हम सुरक्षा के लिए हम चालान पहनते हैं। तो ऐसे ही कानून बना रहे हैं बच्चों के संरक्षण के लिए कि आप नहीं कर रहे हैं, हमारा समाज नहीं कर रहा है, उसके लिए हम फिर कानून का उस पर वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पूरा कानून इसके लिए कि यार आप कुछ उसमें कोताही बरत रहे हैं बच्चों के संरक्षण के लिए, तो कानून भी बना है और उसके लिए न्यायपीठ बनी है जिसके अंदर सारी हमारी अलग से पूरी धाराएं बनी हैं कि बच्चे के लिए अगर आप संरक्षण नहीं करें, चाहे माता पिता ही उसको अब्यूज कर रहे हैं, उसको आप किसी भी तरह से उपेक्षित कर रहे हैं, माता पिता भी उपेक्षित कर रहे हैं, तो दंड का प्रावधान है। अलग अलग उसकी धाराएं हैं, धारा 1 से लगा करके उसकी अलग अलग की बच्चे को यदि आप उपेक्षित कर रहे हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ये धारा लगेगी, धारा 23, धारा 27, धारा 28, धारा 31, ये धाराएं जो मैं बोल रहा हूँ वो जो ये जे एक्ट की वो धाराएं हैं जो बच्चे को यदि आप उपेक्षित रख रहे हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान है, उसमें 3 साल की कैद है, आर्थिक दंड भी आपको मिल सकता है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत धाराएं हैं। दूसरा, यौन हिंसा, सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो आजकल चल रहा है, यौन हिंसा। यौन हिंसा किसी लिंग भेद भी नहीं है, उसके अंदर लड़का हो या लड़की हो, ये एक ऐसा कानून है जिस कानून में यौन हिंसा के लिए लिंग भेद नहीं है, लड़के के साथ भी यदि यौन हिंसा है या लड़की के साथ भी ये समान रूप से कानून है। क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर ये देखने को आया है
ये आपको भी सुन के लगेगा कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ के बहुत से केस होते हैं, लड़कियों के साथ होते हैं, लड़कों के साथ होते हैं, उनके साथ ऐसे यौन हिंसाएं होती है कि हम कई बार सुन के बड़ा ताजुब करते हैं। और वो यौन हिंसा के केस 94%, 94% परिवार अथवा किसी करीबी के द्वारा किए जाते हैं, दूसरा आदमी नहीं करता है। 94% केस किसके द्वारा? परिवार का। क्या परिवार का इसका बुआ का लड़का है, ये मामा का लड़का है, ये काका है, चाचा है, इस तरह के करीबी रिश्तेदार या करीब का कोई परिचित है, वही उसके साथ में यौन हिंसा करता है, तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। क्योंकि पहले भारतीय दंड संहिता की जो 1973 की जो धाराएं थी वही काम में ली जाती थी, जिसके अंदर सील भंग आदि के जो धाराएं होती है वो इसके ली जा रही थी। लेकिन दिनों दिन अपराध इतने बढ़ते जा रहे थे, इसके अंदर इतने अपराध बढ़ते जा रहे थे कि आंकड़े जब हम देखते हैं कि 2013 के अंदर 37,000 केस थे। कितने? 37,000 लंबित केस थे। आज वो 1 लाख हो गए, बढ़ते गए वो केस। तो ऐसी स्थिति में देखा, इसका मतलब जो हमारा भारतीय दंड संहिता 1973 की जो दंड प्रक्रिया में इस तरह के सील भंग अथवा यौनाचार के जो दंड है उनसे पार पड़ नहीं रही है, और बच्चों के मामलों में इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया है। तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौन हिंसा से संरक्षण नाम से एक कानून बनाया गया, शॉर्ट में है पॉक्सो, अंग्रेजी शब्द है POCO, तो पॉक्सो उसका शॉर्ट में बोल देते हैं। 2012 के अंदर बनाया गया। कब बनाया? 2012 में पॉक्सो बनाया। उसमें 45 धाराएं बनाई, अलग अलग धारा में फिर इतना सख्त दंड का प्रावधान किया गया कि यदि आप किसी बच्चे के साथ में यौनाचार कर रहे हैं, यौन हिंसा कर रहे हैं, अलग अलग परिभाषित किया, धारा 1, धारा 2 में तो परिभाषित किया गया कि भाई ये इस तरह से आप अगर उसके साथ कृत्य हो रहा है तो ये कृत्य यौनाचार की श्रेणी में आएंगे। फिर उसमें बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके गुप्तांगों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेनेट्रेटिव असॉल्ट कर रहे हैं, यानी उसके हम किसी तरह से प्रवेशन कर रहे हैं, तो दंड की अलग प्रावधान किया गया। और वो ऐसा प्रावधान किया गया कि 3 साल से लगा के उसकी 3 साल की सजा से लगा के मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया। 2019 में संशोधन नया कर दिया गया। 2019 में नया संशोधन और किया पॉक्सो में, वो ये किया कि यदि लड़की है जिसके साथ यौनाचार हुआ है, 12 साल से कम यदि उसकी उम्र है, तो यौनाचार करने वाले को मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इतना भारी उसके अंदर प्रावधान किया गया। तो वही बात है, जैसे हम चला रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहना, तो फिर तो बाल संरक्षण में हमारी जिम्मेदारियों से भी हम कहीं मुक्त हो रहे हैं। तो सरकार ने दंड का भी प्रावधान किया कि आप बाल संरक्षण में कोताही बरत रहे हैं, या तो उसको उपेक्षित कर रहे हैं, या उसको दंडित कर रहे हैं, या आप उसके बचपन को नहीं बचा रहे हैं, उसके बचपन को खत्म कर रहे हैं, तो भी दंड का प्रावधान है। उनमें ये सारी चीजें आ गई। अगर हम विस्तार में जाएंगे तो एक एक विषय को लेते जाएंगे, एक एक विषय में। तो आप सभी गाँव से जुड़े हुए हैं, जगहों से जुड़े हुए हैं, आपको लगेगा साहब हम क्या कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। ये एक बड़ा मंत्री कहानी है, लेकिन है बड़ी आपके लिए मैं कह रहा हूँ। एक मंत्री था, बड़ा होशियार था, तो सभी सामंत उससे जलते थे। सामंतों ने मिलकर के राजा को कान पर, साहब ये तो बड़ा ऐसा है, बहुत ही बदमाश है, तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। माइंडेड था, जेल से छूट गया। फिर उन्होंने देखा ऐसे करके ऐसे प्रयास करता, लेकिन वो बड़ा अपने दिमाग से काम लेता था और छूट जाता था। तो सब सामंतों ने मिलकर देखा ये बिल्कुल नहीं छूटे, ऐसा प्रावधान करता। उसको ऐसा दंड दिया, 9 मंजिल के जेल में बंद किया, ऊपर की मंजिल में रखा उसको। 9 मंजिल की, क्या पर कूद भी गया तो कूद ही नहीं पाएगा, और जाएगा कहाँ से, और कोई उसके बस ऊपर 9वीं मंजिल पे रहना, उसको उतरने का कोई साधन नहीं उसके पास। तो वो वहाँ पर बंद, लेकिन उसको पता था, माइंडेड था। वो जब गया तो अपनी पत्नी को एक शिक्षा दे करके गया। उसकी पत्नी आई उस शिक्षा के अनुरूप, और एक मधुमक्खी लाई, मधुमक्खी की नाक पे डाला मधु, शहद की खुशबू उसके नाक पे आती रही, तो वो ऐसे दीवार के सहारे छोड़ दी। तो मधुमक्खी को लगा कि ऊपर शहद है, तो वो ऊपर बढ़ने लगी, दीवार के सारे चलती गई और ऊपर की मंजिल तक पहुंच गई, जहाँ तक
मंत्री बैठा हुआ, उसके नीचे रेशम का धागा बांधा उसने बहुत हल्का। तो वो ऊपर पहुँचते वो मंत्री ने उसको लिया, उसको मधुमक्खी को अलग किया, रेशम का धागा पकड़ लिया। उसने रेशम का धागा ऊपर खींचा, उसके नीचे सूत का धागा बांधा। फिर सूत का धागा उसके हाथ में आ गया। सूत का धागा हाथ में आने के बाद में थोड़ा और बड़ा धागा बांधा। ऐसे करते करते वो एक एक धागा बढ़ता गया। लास्ट में बड़ा रस्सा उसने ऊपर तक पहुंचा दिया और नीचे उतर। तो कहने का अर्थ क्या है, छोटी सी शुरुआत है ये, लेकिन वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। तो आप एक छोटी सी शुरुआत, मैं मानता हूँ उसको, आजीविका ब्यूरो एक छोटी सी शुरुआत करके बहुत बड़ा काम करने को जा रही है कि आप सभी इतने हमारे रेशम के धागे अगर हम जुड़ गए ना तो बड़े रास्ते तक पहुंच जाएंगे। कि आप बाल संरक्षण का एक संकल्प लेके यहाँ से चले जाते हैं कि ये सोच ले कि यार मेरे परिवेश के अंदर यदि कोई बच्चा दुखी है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके परिवेश में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आपको लगता है कि यार ये बच्चा है, तो आप उसका एक सर्वे कर लीजिए, यार ये बच्चे ये लिस्ट आउट कर लीजिए और वो आप आजीविका ब्यूरो को पहुंचाइए। हमने तो आपसे एक बार मीटिंग की थी इसी विषय में कि एक सर्वे कर दीजिए जिसमें आपको लगता है ये बच्चे हैं और इनको ये जरूरत है, तो हम निश्चित रूप से एक काम करेंगे और उन बच्चों तक सहायता पहुंचाएंगे। तो आप आज यहाँ से एक संकल्प ये लेके चले जाएं कि बाल संरक्षण से जुड़ा हुआ हमें काम करना है और इस काम के अंदर हमारे जितने भी परिवेश में बच्चे हैं हम उन बच्चों को उपेक्षित नहीं रहने देंगे, उनको निराश्रित नहीं रहने देंगे। यदि उपेक्षित है, निराश्रित है, किसी भी को यदि बच्चों की कोई जरूरत है, आप उसमें दिल से जुड़िए। महात्मा गांधी जैसे कहते हैं मेरा भगवान बालकों में है, कहते नहीं कहते? तो ये बहुत सच बात कहते थे महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी का अनन्य भक्त हूँ। बहुत से लोग बुराई करते हैं, वो लोग करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं। ये बहुत वास्तविक बात है। महात्मा गांधी की बुराई वो करता है जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा ही नहीं, सुनी सुनाई बात कर रहा है। कोई कह रहा है उसको, उसके साथ ही वो लग रहा है। कोई उसके महात्मा गांधी का कोई धर्म, पार्टी, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश का बहुत बड़ा विद्वान था, तो वो कहता था कि भगवान बालकों, मैंने सुना है हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे हम जब बहुत छोटे छोटे थे हमसे पत्थर नहीं उठता तो हम बोलते जय महात्मा गांधी की, वो पत्थर उठ जाता था। मतलब इतनी उसके प्रति आस्था थी। वो भगवान नहीं था लेकिन महात्मा गांधी में उस जमाने में इतनी लोगों की आस्था थी। तो हम कहते हैं तो क्यों थी आस्था महात्मा गांधी? इसलिए आस्था थी कि वो वास्तव में दिल की बात करता था। उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा था। वो महात्मा थोड़ी थे, वो तो गृहस्थ थे, लेकिन उनको महात्मा कहा, इसलिए कहा कि महान आत्मा है, संत है। तो वास्तविक बात है। उन्होंने जो कहा ना, तो उन्होंने कहा मेरा भगवान बालकों में, ये हमारा ब्रह्म वाक्य है कि सचमुच यदि हम बच्चों में भगवान देखने लग जाएंगे ना तो हमारे देश कहीं और का और पहुंचेगा। तो ये कांड ही नहीं होंगे जो आज पॉक्सो में दर्ज हो रहे हैं, जो आज बाल श्रम में दर्ज हो रहे हैं, कि हम बच्चे को सबसे ही उपेक्षित समझ रहे हैं। हमारे आयोग के एक सदस्य हैं डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, आपने भी उनको सुना होगा। वो हमेशा अपनी स्पीच में एक बात कहते हैं कि सबसे उपेक्षित यदि कोई है तो वो बच्चा है, सबसे यदि गरीब है तो वो बच्चा है, सबसे निरीह है तो वो बच्चा है। मतलब हमारे दृष्टि में हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चे को ही सबसे हम कमजोर समझ रहे हैं, सबसे कमजोर कड़ी बच्चे को समझ रहे हैं, जबकि वो तो हमारा भगवान का स्वरूप है। और जब हम उसको भगवान का स्वरूप समझने लग जाएंगे तो इस तरह की चीजें होगी नहीं। और भगवान की तरह यदि हमने उसको सजा दिया, हमने उसको कर लिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का स्वरूप ही और होगा। ये निश्चित रूप से है कि फिर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसका स्वरूप अलग होगा। लेकिन हम क्या करें, आज जो बाल श्रमिक में जितने भी बच्चे जा रहे हैं, मैं तो उनके पेरेंट्स को मानता हूँ कि पापी हैं, वो पाप कर्म कर रहे हैं और भगवान उनको अवश्य दंड देगा। वो उनकी जिंदगी में पनप ही नहीं सकते। जैसे बच्चा पनपा देगा, वो पनपेगा, उसकी लाइफ में नहीं पनप सकता। कि वो अपने निरीह बच्चे को, जो बच्चा जाकर के वहाँ बाल श्रम जो करता है, उसकी दुर्दशा जो आप देखें कि आप अच्छों का दिल पिसीज जाए उस बच्चों को। देखो हमारे यहाँ से रेस्क्यू टीम गई, सूरत में गई, सूरत में जाके देखा छोटे छोटे कमरे हैं, उन कमरों के अंदर बच्चों को भर रखा है। वो सोते भी वही है, खाना भी वही खाते हैं, कि वो धूप के तो दर्शन ही नहीं करते हैं। कि हम देखते हैं मुंबई जा रहा है बच्चा, आ रहा आवे तो गोरो आवे,
वो गोरा क्या बेचारा धूप तो देखता ही नहीं वो। पूरा क्यों होता है पता ही नहीं। हाँ, वो वास्तव बाहर ही नहीं निकलता है और वो वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है वो, और वापस आ रहा है तो उसको तनख्वाह तो देते ही नहीं। मेरे पास आते हैं बच्चे, मैंने सब बच्चों के बयान लिए हैं, मेरे पास लिखित में पढ़े हैं बच्चों का। ऐसा एक भी बच्चा ये नहीं कहता मैं पूरा पैसा देता, पूरे देते ही नहीं। वो जब होली दीपावली आते हैं तब उनको वो पैसे देते हैं, पूरे नहीं देते हैं। ये सर्वे है बाकायदा, यूनिसेफ का सर्वे है कि ये जो बच्चे जाते हैं 100% जाते हैं, 100 में से 80% घर बच्चे पैसा नहीं भेजते, अधूरे पैसे देते हैं, मतलब 80% बच्चा घर पैसा ही नहीं भेज रहा है। कौन सा उससे आजीविका चल रही है, कौन सा उससे उनका रोजगार चल रहा है जो बच्चे को हम भेज देते हैं। साहब हम नहीं भेजे तो क्या करें, तर्क देता है, नहीं भेजे तो क्या करें, बच्चे माँ बाप गरीब है, गरीबी उन बच्चों से कभी दूर नहीं होती ही नहीं है। तो ये तो गलत फहमी है कि बच्चा घर पे कोई आर्थिक सहायता करता है, कोई आर्थिक सहायता उससे होती नहीं बच्चे से। तो हमारे यदि ये भाव आ जाए कि यार हम बच्चा हमारे लिए भगवान का स्वरूप है और हम बच्चे के लिए काम करेंगे, तो इसकी अलग ही होगी। मैं कह रहा हूँ दसवीं। दूसरी बात रही बजट की, सरकार ने 100 करोड़ का बजट दिया राजस्थान के लिए, वो अलग बात है। मैं सरकार के बजट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमारे एनजीओ साथी भी जब मिलते हैं, हमारे संतोष जी से भी मैंने कई बार मैंने कहा मैं एक संकल्प करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ इस संकल्प की, यार ऐसा है तो मैं मेरे गांव की सारी रद्दी इकट्ठी करूंगा। एक चीज मात्र, सुनिए मेरी बात को, खाली आप भी सोच लें कि यार मेरे गांव की रद्दी मुझे आप लोग दें, सिर्फ रद्दी। वो रद्दी भी अगर आपको, और निश्चित है यदि आप ऐसा संकल्प लेते हैं कि यार मैं रहने वाला हूँ सेमट का, सायरा का, गोगुंदा का, मेरे वहाँ मैं लोगों में जागृति ला दूंगा, क्या सिर्फ रद्दी हमें दे दो आप। वो रद्दी भी आप बच्चों के लिए खर्च कर दो ना, सिर्फ वो रद्दी कि लोग जिसको फेंकते हैं रद्दी को, वो भी यदि आप वो रद्दी खरीदने वाले मिलते हैं मोकले, अखबार की रद्दी भी आप मान लो, वो रद्दी छोड़ो, खाली अखबार की, चाहे आपके घर में अखबार की रद्दी महीने की 1 किलो होती है, मुझे दे दो आप, वो रद्दी भी इकट्ठे कर लेना। तो बच्चों के लिए बजट की कमी नहीं आवे, इतना ही बजट चाहिए उनका। बाल संरक्षण के लिए यदि काम करना है तो इतना सा बजट ही बहुत है, रद्दी जितना सा, कि आपके गांव में अगर आपका कोई एनजीओ है, आप मिलकर के ये संकल्प करें गांव में, कहते यार आपके यहाँ जितनी भी अखबार की रद्दी हो आप मेरे यहाँ भिजवा, मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बच्चा भूखा नहीं रहे, बच्चा प्यासा नहीं रहे, बच्चा नंगा नहीं रहे, बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहे, ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे सिर्फ आपकी रद्दी दे दो। निश्चित लोग इससे मोटिवेट होंगे और रद्दी दे देंगे। जितने भी बाल गृह खुले हुए हैं मैं जाके देखता हूँ, सरकार ने उनको 3-3 साल से बजट नहीं दिया है, 3 साल से 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे बहुत से हैं, ओगना का वो कहता था 1 रुपया नहीं मिला, मैं कभी गया समिता मावली के अंदर, उन्होंने कहा 3 साल हो गए सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे बहुत से एनजीओ ये कहते हैं हमें सरकार ने पैसा नहीं दिया, फिर भी वो चल रहे हैं, बहुत बेहतर चल रहे हैं। उनके यहाँ कहते साहब खाने की तो कमी आती ही नहीं है, खाना तो हम इतना आता कहाँ खिलाएं उसे। ये यही मूक बधिर पाठशाला है बैदला में है, वो कहता खाने के तो इतने आते हैं, लोग लिखवा जाते हैं आज का मेरी तरफ से है, एडवांस लिखवाते हैं उनके भी आज खाना मेरी तरफ से है, उनके वहाँ सिफारिश करते हैं, मुझे फोन करते हैं यार नवरात्रि है, अब कन्या जिमानी है, आपके यहाँ बताओ यार किसके यहाँ खिलाएं। हम मैं बताऊँ यार नहीं यार आपने तो एसडीएम साहब कह के गए, यहाँ तो आप आज यार वो सीआई साहब कह के गए, वो खिलाएंगे खाना। इतने मतलब लोग आ रहे हैं कि उनको चला के दे रहे हैं, मिल ही नहीं रही, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा बच्चों के, इतना खाना आ रहा है, इतने कपड़े आ रहे हैं। मैं समिता में कल गया था, वहाँ बात चली साहब एक बार हमें वहाँ आए हुए थे, जाला साहब थे वहाँ के उसी एरिया, रतन सिंह जी जाला होता है, उनको कहा कि यार बच्चे यहाँ पर है, उन्होंने वहाँ दिल्ली से कंबल भिजवा दिए, और वो कंबल भी ऐसे बढ़िया कि एक कंबल 2,500 हज़ार का, मैंने नहीं देखा कभी ऐसे कीमती कंबल उन बच्चों को ओढ़ने के लिए भेज दिए। कपड़े इतने आते हैं, ढेर लगे रहते हैं। एक बार वो यहाँ पर जेलर साहब थे, उन जेलर साहब ने कहा हमारे यहाँ जेड़ियों के लिए कपड़ों की जरूरत है, वो कपड़े भिजवा दो। वो एनजीओ वगैरह इतने कपड़े इकट्ठे किए, वो क्या अब इनको कहाँ डाले हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उनके लिए करना चाहे। मैं तो इतनी सी बात कि आप साल रद्दी मांग लें तो आपके बजट की भी कोई कमी नहीं, बस भाव चाहिए काम करने के लिए, आपके मन में भाव है। और सरकार की तरफ से यहाँ इतनी अच्छा तंत्र बना हुआ है, ग्राम स्तर से है, बाल कल्याण समितियाँ ब्लॉक स्तर पे है और जिला स्तर पे है, और उसका एक टोल फ्री नंबर है 1098, आप सबको पता होगा, चाइल्ड लाइन कहते हैं उसको, है ना, सबको पता है, टोल फ्री नंबर है 1098। आप उस पर भी फोन कर दें कि ये समस्या आ गई है,
तो 10/9/8 पर तुरंत कार्यवाही होती है, बिल्कुल होती है। ये, बिल्कुल प्रयोग सिद्ध चीज है कि ऐसा नहीं साहब आपका फोन गया और उसको कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। मुंबई जाता है वो फोन, उदयपुर नहीं आता है, वो फोन सीधा मुंबई जाता है और मुंबई से फिर वो लोकेशन देखते हैं आप लोगों के सामने घूमना, तब फिर वो उदयपुर आएगा। तो उदयपुर वाले कोताही नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि वो फोन मुंबई से आता है, रिकॉर्ड होता है, उसकी उनको जवाब देना होता है, साहब ये फोन इतनी बजे आया था, इसका फिर क्या किया, उनको पूरी कैश हिस्ट्री लिखनी होती है। तो आपका जो भी कोई शिकायत आएगी वो उस पर जरूर उसका पालन होगा। तो बहुत सी इस तरह की बातें हैं कि आप भाव से बच्चों के साथ में जुड़े, दिल से जुड़े और बच्चों में भगवान है ये मान लें तो अलग ही बात है। भगवान न माने, आने वाली पीढ़ी का आपका भविष्य ये तो है ही है, हमारी जड़ें हैं वो, उनमें सींचना है, उनको पानी देना है, ये मान लें। और जो कोई भी सहयोग की आपको अपेक्षा है कि साहब हमें ये सहयोग चाहिए बच्चों के इसको लेकर के, तो आपके आजीविका ब्यूरो जैसे सशक्त NGO के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये हम सजग करते रहते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी टीम इसके लिए तत्पर रहती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तत्पर रहती है। हमारे फ़ोन नंबर आपको सभी जगह सुलभ है, वैसे तो सभी जगह लिखे रहते हैं, स्कूलों में भी लिखे रहते हैं, थाने में भी लिखे रहते हैं, फिर भी आप लिखना चाहें तो और मेरे नंबर लिख लें। और इसके अलावा 10/9/8 तो सबसे सुलभ है। मेरे नंबर 789 110 7090। ठीक है, अब आपके कोई प्रश्न हो, यदि 8 मिनट, इसमें 7 मिनट बाकी हैं 5:30 होने, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जो जानकारी दी पूरे संरचना के बारे में, तो उसमें जोड़ना चाहिए। आपने न सिर्फ कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया, जो बच्चों के बचपन का महत्व हमारे समाज में क्यों है और क्यों, मतलब अगर भविष्य का जो वो है ना, तो देश का भविष्य क्यों कहा जाता है उनको, इसीलिए इतना जोर सरकार जो देती है, ये पूरा तंत्र बनाया है, काफ़ी रिसोर्सेज इसके लिए दिए जाते हैं। बच्चा कभी सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, ये धारणा जो है ये एक पूरी धारणा है। और मैं सायरा के उदाहरण जैसे आपने बताया था, सायरा के उदाहरण में आपको बताता हूँ। वो कौन से गांव का था, फल भी आपको याद है, कौन से गांव का बताएंगे? जो बच्चा मुंबई से नहीं, जो जिसको मारपीट करते थे, उसके माता पिता जो एल्कोहलिक थे और उसका अस्पताल में इलाज कराया था। बच्चे के माता पिता है तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बच्चे के माता पिता दोनों क्या है कि उनको लत लग गई शराब की, तो वो दोनों आपस में झगड़ते थे और बच्चे को काम करने के लिए भेज देते थे। वो 7-8 साल की उम्र में उसको काम करने भेज दिया, और जब वापस वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, 7-8 साल का बच्चा क्या काम करेगा वहाँ से? जब वो आ गया तो उसको इतनी मारपीट की उस बच्चे के साथ में, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, उस वजह से बेचारा बच्चा बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। तो वो मैटर से आपके पास आया और फिर उसको उसका इलाज कराया। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे बुखार, कौन सा नाम था, तिरोल का है ना, तिरोल का था। तो बच्चे के माता पिता है वही सब कुछ देख लेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास ये जरूर देखो, आपने यदि कहा भी है कि आप अपने आसपास अपनी बस्ती को ही देख लेंगे ना, वो काफी है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग तो सुधरेंगे, 50 लोग जो है, और एक चेतना एक से दूसरे में भी जाती है। अपने गाँव को देखने नहीं जाना है। अपने गांव में अगर हम ये कर लें कि किसी बच्चे के अधिकार को लेकर, किसी बच्चे के मतलब उसके खाली पढ़ने की बात नहीं है, उसके विकास पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनमें अगर हमें ऐसा लग रहा है माता पिता सक्षम नहीं है, कई बार बीमारी की वजह से नहीं है, कई बार व्यवहार की वजह से नहीं है, दोनों चीज हो सकते हैं, है ना। कई तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, और कई बार ऐसा होता है खूब है ठीक ठाक पर नहीं कर रहा है। जैसे मुझे याद है जो घाटोल के यहाँ पे पीपल फूड के यहाँ से जो पिछले साल जो रेवाड़ियों के साथ जो बच्चे पकड़े गए थे इंदौर में, उन बच्चों के जब हम घर गए तो पता चला कि पिताजी तो हैं, पिताजी ने 10,000 रुपए ले लिए, और पिताजी की हालत ये है वो सुबह से शाम तक दारू पिए पड़ा रहता है, तो उसको बच्चे की चिंता नहीं है। तो ये नहीं, माता पिता होने के बावजूद बच्चा सुरक्षित है जरूरी नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए भी सरकारी तंत्र और CWC जो जिला बाल कल्याण समिति है, वो काफी अच्छे से इस चीज को टेक केयर करती है। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या आप अपने आसपास कोई ऐसे मामले देखते हैं, उनको शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है, आप जरूर उनको शेयर कर सकते हैं। ये लॉकडाउन के बाद में मतलब ये जो मतलब पढ़ाई बहुत समय तक नहीं रही, तो बहुत सारे बच्चे जो मार्केट में से माँ बाप के साथ में सब्जी के ठेले पे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ वापस स्कूलों में पहुंचे, लेकिन बहुत सारे अभी भी मार्केट में ही है।
एक ऐसा लगता है कि वो बाल श्रम है कि नहीं, कई बार तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या उस तरह के मैटर को हम किस तरह से देखें? देखो, बाल श्रम जो चीज है ना, एक मिनट सुन लो, बड़ी विशद व्याख्या है बाल श्रम की। अगर कानून में जाते हैं तो इसका कानून बना हुआ है 1986 से बना हुआ है, ठीक है, कि बच्चा यदि 14 साल की उम्र से कम है तब तो वो बाल श्रमिक है ही है, वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं, ठीक है। लेकिन 18 साल की उम्र तक भी यदि बच्चे को काम करने से उसके शारीरिक मानसिक विकास में कोई बाधा पहुंच रही है तो भी वो बाल श्रमिक माना जाएगा, कि उसको यार इससे शारीरिक इससे बाधा पहुंच रही है, ऐसे विकास इसका रुक रहा है, या शारीरिक नुकसान हो रहा है इसको, या मानसिक नुकसान हो रहा है, तो वो बाल श्रमिक की श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। और घरेलू काम के अंदर यदि उसका खुद का पिताजी का ही सब्जी का ठेला है तो घरेलू काम में हाथ बटाने के लिए वो बाल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता। तो ये है। और घरेलू भी यदि ऐसा हो रहा है साहब, वो ऐसा उसको माइनिंग का काम है, कोई ऐसा वेल्डिंग का काम है कि जिससे उसकी खराब हो जाएगी, इसका शारीरिक एक नुकसान, तो वो बिल्कुल आप उसको रोक सकते हैं। शारीरिक या भावनात्मक कोई नुकसान पहुंच रहा है ना, तो निश्चित रूप से उसको रोका जा सकता है। जैसा अभी सर ने बताया इन्होंने कि बच्चा सिर्फ माँ बाप का ही नहीं होता है, माँ बाप ये सोचे साहब बच्चा तो मेरा है, मार जचे जो करूँ, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा माँ बाप का नहीं है, उसके जो गार्जियन है वो सरकार है उसकी। हर बच्चे की जो अभिभावक है जो वो कौन है, सरकार है। ऐसे नहीं साहब मेरे जचे जो मैं इसमें करूँ, धरती को हम मानते हैं कि तो हम बोलते हैं तो मेरी धरती है, मेरी नहीं है, धरती किसकी है, सरकार की है। नियम है नहीं है, रेवेन्यू जो नियम है वो ये है, वो धरती आपको बोने के लिए दे रखी है, मालिक सरकार है उसकी, आपकी नहीं है। आप उसको खोदोगे 3 फीट से नीचे खोद लिया तो वो आपकी है ही नहीं, वो भी ऊपर ऊपर आपको बोने के लिए दे रखी सरकार। आप उसमें से खुदाई कुछ कर रहे हो तो आप नहीं खोद सकते हो, वो खनन आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी नहीं है। तो यही बात बच्चों के लिए है कि बच्चे भगवान ने आपके यहाँ पैदा कर दिए हैं, लेकिन उसका गार्जियन कौन है, सरकार है। आप ऐसा बच्चे को दिन दहली पीट रहे हो, हमारा है पीट रहा हूँ उसको, पीट रहा हूँ कूट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये धारणा बदल देने की जरूरत है। ये धारणा होनी नहीं चाहिए। अब अगर आपके कोई है तो उसको ये जरूर समझाओ कि बच्चा तेरा नहीं है कि तू कान पकड़ के निकाल रहा है, उसकी कमाई खाने के लिए भेज रहा है, नहीं, ये तेरा अधिकार नहीं है। ऐसे मुद्दे सर हुए तो सर हमारे इधर है एक साइड और रूप से मंदिर है। हाँ बता कहाँ का है, एक मिनट कौन से गांव का है? ये देखो 18 साल से ऊपर वाले का तो अलग अलग कोर्स में जाएगा, वो मेरे उसमें जुडिक्शन का विषय नहीं है, वो ठीक है इंसानियत के लिए। फिर आप आजीविका ब्यूरो से आप संपर्क करेंगे, हमको बता देंगे कहाँ व्यवस्था है, ऐसे लोगों के लिए भी होती है। जो जेल में बंद है कैदी, उनके बच्चों का क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वो बच्चे निराश्रित हैं, जिनको सजाए बंदी है, सजा हो गई है और वो पिता जेल में है और उसका कोई पालन पोषण वाला जिम्मेदारी माँ नहीं है लेता उसकी, तो निश्चित आप हमारे सामने पेश करो, हम उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी लेंगे। अभी 2-3 मामले ऐसे आए जो जेल में बंद है, पोस्को में ही बंद है, वो भी जैसे जो कैदी हैं उनके तो पालनहार भी लागू होता है उन पर। पालनहार और अगर कोई बिल्कुल पालने वाला भी नहीं है तो फिर वो संरक्षण गृह का वो बिल्कुल है। पर वो समाज कल्याण वाले तो बोल रहे थे नहीं ये नहीं हो पाएगा। जब समाज कल्याण लेके जाओ आप तो यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, मैं जरूर, वो तो ऑर्डर से जाता है, वहाँ पे सीधे गृह में थोड़ी प्रवेश करा देते हैं। सर जिला बाल कल्याण समिति में जैसे आप बता रहे थे हर तरह के बच्चे अपने माता पिता के अधिकार के बीच में थे, आप बता रहे थे बच्चा मेरा है तो मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, ये बात सही है। जो बहुत सारी चीज़ हमारे को देखने को मिलती है इस तरह की, आप बता रहे थे यौन शोषण से संबंधित है, उनको काम करवाया जाता है। तो इस तरह की सूचना जब बाल कल्याण समिति में हम इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति की सिक्योरिटी क्या होती है, उसका नाम ओपन नहीं होता है, वो चीज़ बिल्कुल उसका नाम ओपन नहीं होता। हाँ बहुत सारी शिकायतें आपकी आएगी ना, बहुत सारी चीज़ क्या है, जब व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए जाता है हाँ तो उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल है ना, तो ये सवालों के जवाब देवें आप, आपके क्षेत्र में जवाब दें कि भाई आपकी जो है पहचान किसी को नहीं बताई जा सकती है। आपको अभी आपको पता चला होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि ग्रह चल रहा था यहाँ पे, नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती।
आपको इसे पता भी होगा, बसों में जो बच्चे जाते हैं हाँ। उनके आप में से कई लोग सूचना देते हैं, वो हमेशा अखबार में आता है मुखबिर की सूचना हो, कोई नाम नहीं आता। तो अब नाम लेके फिर उस व्यक्ति को काम नहीं कर सकता ना, क्षेत्र में उसके लिए दिक्कत हो जाती है। 12 या 13 साल की लड़की है और 13 या 14 का लड़का है। मान लो यौन शोषण के अंदर वो बच्चा लेके चला गया और उसके जो बच्ची के माँ बाप हैं वो मतलब वापस लाना चाहते हैं और वो पक्ष है बच्चे वाला वो नहीं दे रहा है, मतलब पूरे मिलकर हम नहीं देंगे। तो ऐसे स्थिति में अपन कैसे क्या कर सकते हैं? आप हमें रिपोर्ट कर दें, बिल्कुल मंगवा लेंगे, बाई पुलिस आ जाएगी। बच्ची नाबालिग है, उसको ले जाने वाला कोई भी हो, कोई भी कैसे भी बिल्कुल है। नाबालिग भी ले गया हो ना तो नाबालिग को भी सजा के प्रावधान है, ऐसा नहीं नाबालिग को सजा नहीं, सुधार गृह में जाएगा। सुधार